आप लोग जानते ही हैं कि इस समय चौतरफा हम लोग किस तरह की विषम परिस्थिति से जूझ रहे हैं। ऐसे में हमारे कुछ विद्यार्थियों ने मुक्तिबोध पर 2 शब्द कहने के लिए मुझे आमंत्रित किया, तो तमाम जो मुश्किल हालात हैं और उनसे पैदा होने वाली जो मानसिक शारीरिक स्थितियां हैं, उनके बावजूद मुझे लगा कि इस विषय पर बात करनी चाहिए। कविता भी दुनिया और समाज को बचाने और सुंदर बनाने का एक तरीका है। तो जब मुश्किलें हों, परिस्थितियां विषम हों, ऐसे में कविता का भी साथ बना रहे तो शायद उससे कुछ मदद होगी। विषय हम लोगों ने तय किया कि मुक्तिबोध की कविता में कौन से प्रमुख सरोकार दिखाई पड़ते हैं। दूसरे शब्दों में, मुक्तिबोध के कवि मन की कौन सी प्रमुख चिंताएं हैं, कौन सी प्रमुख विषय वस्तुएं हैं जो उनकी कविता में मुखर होकर के आती हैं और महत्वपूर्ण बनती हैं। मुक्तिबोध की कविता की आमतौर पर जो बातचीत होती रही है, उसमें एक तो सर्वमान्य सी बात ये रही है कि भाई मध्यवर्गीय लोग जो है उनके प्रमुख विषय हैं। मध्य वर्ग के अंदर पाया जाने वाला जो विचलन है, जो समझौता परस्ती है, उसकी तरफ मुक्तिबोध का ध्यान अधिक रहता है और उन सारी कमजोरियों और कमियों को कैसे दूर करें, कैसे कोई मध्यवर्गीय व्यक्ति जो है अपने आत्मसंघर्ष के माध्यम से खुद को जो है परिवर्तन की दिशा में उन्मुख कर सकता है, अपनी कमजोरियों पर काबू पा सकता है। ये जो बात है, ये मुक्तिबोध की कविता में सबसे ज़्यादा पहचानी गई परिचित चीज है। निश्चित रूप से ये एक बात है जो कि मुक्तिबोध की कविता में पाई जाती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। मुक्तिबोध की जो प्रतिनिधि कविता है अंधेरे में, जिसको कि हम एक तरह से उनकी काव्य यात्रा का एक प्रतिफलन कह सकते हैं, उसमें भी ये पक्ष जो है काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से आया है। लेकिन उनकी कविता की जो दूसरी थीमें हैं, जिनको कि अपेक्षाकृत कम पहचाना गया है,
उनको भी देखने और समझने की ज़रूरत है। और इस विषय में एक बात मैं पहले ही कहना चाहता हूँ कि अंधेरे में कविता जो है वो उनकी काव्य यात्रा की एक तार्किक निष्पत्ति की तरह से है। उनकी जो भी प्रमुख थीमें हैं वो सभी कमोबेश, यानी संक्षेप में या विस्तार में, उस कविता में आ जाती हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए उनकी एक थीम जो कि बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि मुक्तिबोध को अपील करती है, हॉन्ट करती है, वो परंपरा से जुड़ी हुई है। यानी हमारे देश की, हमारे समाज की क्या परंपरा है, क्या विशेषता है और वर्तमान समय में उसका क्या हश्र हो गया है। ये एक बहुत ही प्रबल थीम है, विषय वस्तु है मुक्तिबोध की कविता की, जो अंधेरे में शीर्षक कविता में तो प्रमुख रूप से आती ही है। अगर दूसरी कविताओं को देखें तो उनके जैसे ब्रह्म राक्षस कविता है या चंबल की घाटी में शीर्षक कविता है, इन कविताओं में केंद्रीय रूप से ये बात सामने आती है। ब्रह्म राक्षस कविता में आप जानते ही हैं कि उस कविता की बहुत सारी मनमानी व्याख्याएं हुई हैं और ब्रह्म राक्षस के प्रतीक को लेकर के, चूँकि समाज में जो स्वीकृत किस्म के मानदंड हैं, जो प्रचलित मानदंड हैं, उसमें ब्रह्म राक्षस का मिथक कोई सकारात्मक मिथक नहीं रहा है, नकारात्मक मिथक रहा है। इसलिए मुक्तिबोध की कविता जो ब्रह्म राक्षस है, उस कविता में भी जो मिथक का आम प्रचलित आशय है, जो लोगों में प्रचलित जो धारणा है, वही धारणा उस कविता को समझने में भी आड़े आ गई है। दरअसल अगर आप ध्यान से देखें कविता को तो उसमें ब्रह्म राक्षस जो है कोई यानी लोक प्रचलित जो मान्यताएं हैं, विश्वास हैं, कथाएं हैं, उनसे अलग ब्रह्म राक्षस जो है वो भारतीय परंपरा के एक प्रतिनिधि के रूप में एक अपने को नवीकृत करने, अपने को आधुनिक बनाने के लिए संघर्षरत जो परंपरा है, उसके प्रतीक की तरह से आता है। मैं थोड़ा सा कुछ कविता से भी आप लोगों को सुनाऊं ताकि बात थोड़ा ठीक से समझ में आएगी और आपको एक रास्ता भी मिलेगा आगे पढ़ने का। जैसे इस कविता में ब्रह्म राक्षस को चित्रित करते हैं मुक्तिबोध। वह तब से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र, थियरम, सब प्रमेयों तक
कि मार्क्स, एंजेल्स, रसेल, टॉयनबी की हीडेगर व स्पेंगलर, सार्त्र, गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता वह नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य। अब ये जो बात है, मार्क्स, एंगल्स, रसेल, टॉयनबी, हीडेगर, स्पेंगलर, सार्त्र, गांधी, इन सभी के सिद्धांतों का नया व्याख्यान कर रहा है ब्रह्म राक्षस। और देखिए, जाहिर है कि उसकी चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। वो किसी छोटी मोटी चुनौती को लेकर नहीं चल रहा है। जैसे भारतीय परंपरा की चुनौतियां बहुत बड़ी थीं और वो अब भी कायम है। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां, वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संगर, गहन किंचित सफलता, अतिभव्य असफलता, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। तो ये जो अतिरेकवादी पूर्णता का आग्रह जिसे मुक्तिबोध कहते हैं, वो ब्रह्म राक्षस का है। वो किसी समझौते पर संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। वो सारे ही विचारों का, सिद्धांतों का नया व्याख्यान करना चाहता है, नई व्याख्या करना चाहता है, अपने समय के अनुरूप उन्हें नया रूप देना चाहता है, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं हैं। आप देखिए, आधुनिकता से जब उसका टकराव होता है, और हमारे देश में जो आधुनिकता आई, अंग्रेजों के द्वारा लाई गई, मुक्तिबोध ने उसको कई बार उस पर विस्तार से भी लिखा है और उसको औपनिवेशिक आधुनिकता कहते हैं। और अब ये बात कोई रहस्य नहीं रह गई है कि वो जो आधुनिकता, तथाकथित आधुनिकता थी, वो दरअसल एक आधुनिकता का स्वांग था, आवरण था। वो गुलाम बनाने की तरकीबें थीं। समाज को गुलाम बनाए रखने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी थीं, वही आधुनिकता के नाम पर आ सकीं, और उनका बड़ा दूरगामी दुष्परिणाम हमें झेलना पड़ा। तो ये जो औपनिवेशिक आधुनिकता थी, इससे जब सामना होता है ब्रह्म राक्षस का, जो हमारी परंपरा का एक मिथक प्रतीक है, सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव बिंदुओं के सर्वत्र पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया, मारा जाता है। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों, सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका, किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी युग आया। किंतु युग बदला व आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन व धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी। तो अंतःकरण भी धन अभिभूत हो गया। आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन। ब्रह्म राक्षस का जो व्यक्तित्व है, आप देखिए, गौर करते जाइए, नए शब्दों, नए शब्द युग्मों का मुक्तिबोध ने किस कदर प्रयोग किया है। मुक्तिबोध की भाषा को लेकर के बहुत सारी निरर्थक बातें कही गई हैं। किसी ने उबड़ खाबड़ कहा है, किसी ने जटिल कहा है। कहने वालों पर कोई टिप्पणी किए बगैर मैं आपसे कहता हूं कि सही मायने में हिंदी खड़ी बोली को जो
रवानी, जो प्रवाह मुक्तिबोध ने दिया है 20वीं सदी में हिंदी कविता में, उसकी बराबरी कहीं नहीं दिखाई पड़ती। निराला और प्रसाद की जो परंपरा थी, उसमें भी खास तौर से मैं निराला को यानी सामने रखना चाहूँगा कि निराला ने जिस भाषा को एक शुरुआती जो रचाव और गठाव दिया था, मुक्तिबोध उसको बहुत आगे तक ले जाते हैं और उनके समकालीनों में किसी हद तक शमशेर उनके आसपास दिखाई पड़ते हैं। बाकी भाषा के मामले में, उसकी रवानी के मामले में, उसके रचाव और अन्वित के मामले में कोई दूसरा कवि जो है दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ता। यहाँ पे कवियों की कोई रेस नहीं लगाई जा रही है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूँ कि मुक्तिबोध की भाषा हिंदी के सबसे समर्थ, सक्षम, लय और सामंजस्य से भरी हुई और सबसे सुरुचिपूर्ण रचाव की भाषा है, बशर्ते कि उसे पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के थोड़ा देखा जाए। आप जो भी अंश उठाएंगे कविता का, आप पाएंगे कि अनेक शब्द युग्मों का नए ढंग का प्रयोग उसमें। धन अभिभूत अंतःकरण अभी हमने देखा था, कीर्ति व्यवसायी, धन अभिभूत अंतःकरण और प्राणमय अनबन, आत्मचेतस किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव। आत्मचेतस और विश्व चेतस भी मुक्तिबोध का दिया हुआ शब्द है। महत्ता के चरण में था विषाद आकुल मन। बताइए, भाषा की दृष्टि से मुक्तिबोध की कविता पर अलग से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बातें बहुत विस्तार में हो जाएंगी। इसलिए अभी मैं अपने को सीमित करूंगा थोड़ा सा उस कंटेंट पर ही, जो मुख्य विषय वस्तुएं हैं। तो बहरहाल अंत में जब वो ब्रह्मराक्षस मारा जा चुका है और कवि जो है वो कहता है कि मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जी कर, बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, वो उस महत्ता का हम सरीखों के लिए उपयोग, लेकिन वो हो नहीं सका। और जो सकारात्मक और प्रगतिशील जो भारतीय परंपरा थी, वो एक तरफ तो यहाँ की जो जड़ सामंती प्रवृत्तियाँ थीं और दूसरी तरफ बाहर से आई हुई औपनिवेशिक प्रवृत्तियाँ, इन दोनों के गठजोड़ से जूझती हुई अंत में वो जो है पराजित हुई और दमन का शिकार हुई। मुक्तिबोध कहते हैं कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच, ऐसी ट्रेजेडी है नीच। और अंत में, इस कविता के अंत में की पंक्तियां हैं कि मैं ब्रह्म राक्षस का सजल और शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। अब ये जो ब्रह्मराक्षस का सजल और शिष्य होने की बात है, आप देखेंगे कि अंधेरे में कविता में जो पागल का गीत है, उसके पहले कविता आपको ध्यान में होगी, जो उसका वाचक है, उसका द्वार कोई खटखटाता है और वो बड़े उहापोह के बाद जब उसको खोलता है दरवाजे को, तो वहां कोई नहीं मिलता और एक पक्षी उससे कहता है, वह चला गया है, वह नहीं आएगा, आएगा ही नहीं अब तेरे द्वार पर,
वह निकल गया है गांव में शहर में, उसको तू खोज अब, उसका तू शोध कर, वह तेरी पूर्णतम परम अभिव्यक्ति, उसका तू शिष्य है। तो ये जो शिष्य और गुरु की बात जो बार बार आ रही है, इस पे ध्यान रखिए। अंधेरे में कविता में जो वह भव्य आकृति दिखाई पड़ती है, कभी गुफा में, कभी जो है दरवाजा खटखटाती है, और कभी जन संकुल में जो है दिखाई पड़ती है, वो वही भारतीय परंपरा है। भारतीय जो संस्कृति और परंपरा की जो प्रगतिशील और विद्रोही चेतना थी, जो स्वतंत्र चेतना थी, जो कि किसी भी तरह की यानी गुलामी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, उसी चेतना, उसी संघर्षशील चेतना का शिष्य बार बार मुक्तिबोध खुद को कहते हैं या अपने वाचक को बताते हैं। यानी जो भी आज की हमारे आज के हिंदुस्तान में जो कोई भी इस चल रही व्यवस्था से संतुष्ट है और उसको बदलने के लिए संघर्षरत है, उसे उस परंपरा को शिरोधार्य करना होगा, उस परंपरा से जुड़ना होगा। और बेशक कोई बनी बनाई परंपरा सैकड़ों साल पुरानी ऐसी नहीं हो सकती जिसे आगे के लिए भी जो है आदर्श घोषित कर दिया जाए, लेकिन उस परंपरा से जुड़ के उसको विकसित करते हुए ही आप जो है आज सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। तो एक मैंने आपसे जिक्र किया कि एक परंपरा को लेकर के उनके सरोकार हैं मुक्तिबोध के, जो कि बार बार, और भी दूसरी एक भूतपूर्व विद्रोही का आत्मकथन कविता में वो चीज आती है, और महत्वपूर्ण तरीके से आप समझ लें कि चंबल की घाटी में कविता जो है उनकी आखिरी कविताओं में से एक है। और चांद का मुंह टेढ़ा है का संयोजन संकलन करने वाले श्रीकांत वर्मा ने इस बात का जिक्र किया है अपनी भूमिका में कि मुक्तिबोध जब मृत्युशैया पर थे, वो किताब देख नहीं सके अपनी, लेकिन ये लोग उनकी कविताएं जमा कर रहे थे, एक संग्रह की तैयारी चल रही थी। उस समय मुक्तिबोध होश में थे और हालांकि अस्पताल में थे, महीनों तक अस्पताल में रहे। तो उस समय उन्होंने श्रीकांत वर्मा से ये कहा था कि अंधेरे में के साथ चंबल की घाटी में शीर्षक कविता दे दीजिएगा। तो वो चंबल की घाटी में, उस अंधेरे में से ठीक पहले जो है चंबल की घाटी में दी हुई है उस संग्रह में, चांद का मुंह टेढ़ा है नामक संग्रह में। तो ये जाहिर है कि मुक्तिबोध चंबल की घाटी में कविता को कहीं न कहीं अंधेरे में के साथ जोड़ रहे थे। सिर्फ ये उन्होंने नहीं कहा कि इस कविता को भी संग्रह में दीजिए, बल्कि ये कहा कि ये अंधेरे में के साथ जाएगी। चंबल की घाटी में शीर्षक जो कविता है, नदियों का मुक्तिबोध ने कई जगह प्रयोग किया है, गंगा का, क्षिप्रा का, चंबल का, और इस तरह से यानी आप जानते ही हैं कि मुक्तिबोध कविता को और साहित्य को सभ्यता समीक्षा कहते थे। और ये नदियां जो हैं ये मानव सभ्यता के एक यानी आरंभिक केंद्र रहे हैं। नदियों के किनारे ही मानव सभ्यता विकसित हुई है। तो ये चीज़ों को कहने का मुक्तिबोध का अपना तरीका है। चंबल की घाटी में जब वो कहते हैं तो उसे महज चंबल वाले इलाके तक सीमित मत समझिएगा। उसका आशय ये है कि मानव सभ्यता की जो ये बसावटें रही हैं, और विशेष रूप से भारतीय सभ्यता के बारे में जरूर कहते हैं, लेकिन कई बार वो एक वैश्विक स्तर पर भी अपनी बात रखते हैं। मैं उसका जिक्र भी आगे अगर समय होगा तो करूँगा।
चंबल की घाटी में जो कविता है इसमें देखिए क्या कहते हैं। मैं एक थमा हुआ मात्र आवेग, रुका हुआ एक जबरदस्त कार्यक्रम, मैं एक स्थगित हुआ अगला अध्याय, अनिवार्य आगे ढकेली गई प्रतीक्षित महत्वपूर्ण तिथि, मैं एक शून्य में छटपटाता हुआ उद्देश्य। ये जो चंबल की घाटी में शीर्षक कविता में जो वाचक जो आता है उसने मैं जहाँ तक मुक्तिबोध की कविताओं में आता है, देखिए कई बार क्या है कि लोग मैं को जो है सीधे कवि से जोड़ देते हैं, समीकृत कर देते हैं। निराला ने जब कहा था कि मैंने मैं शैली अपनाई, तो वहाँ भी मैं एक शैली ही है, ये समझिए। ऐसा नहीं है कि जहाँ भी मैं लिख दिया वहाँ सब वो आत्मकथात्मक हो गया। निराला की कविताओं में भी सरोज स्मृत को अगर छोड़ दें तो लोगों ने बहुत ज़्यादा आत्मकथा की तलाश की है, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कवि अपने जीवन के रहस्य नहीं बुनता कविता में। ये बहुत ही सतही समझ है कि कवि जो है उसको लाइसेंस मिल गया लिखने का, तो अब वो अपने जीवन की घटनाओं के बारे में लिखना शुरू कर दिया। उसके सरोकार ज़्यादा व्यापक होते हैं और ज़्यादा बड़े फलक पर वो देख और सोच पाता है जो बड़ा कवि है। इसलिए मैं जब आता है मुक्तिबोध के यहाँ, तो मैंने प्रायः देखा है कि वो अगर विशेष रूप से उसकी पहचान वहाँ पे स्पष्ट नहीं की गई है, अगर सामान्यीकृत है, तो ज़्यादा संभावना यही है कि वो मानव सभ्यता या भारतीय सभ्यता की तरफ से जो है उस बात को कह रहा है। यहाँ आप देखेंगे कोई व्यक्तिगत बात ही नहीं है, ये इतिहास की एक बात है जिसको वो कह रहे हैं कि मैं एक थमा हुआ मात्र आवेग, रुका हुआ एक जबरदस्त कार्यक्रम। आगे देखिए, कहते हैं इसी कविता में, मुझे अफसोस है गहरा, बर्फ है दिल और स्याह है चेहरा, सदियों के खून रंगी भूलों के किस्सों का किस्सा, मेरी अंतरात्मा का अंश, मेरी जिंदगी का हिस्सा, लगता है लगातार चला आया इतिहास मेरे सिर चढ़कर। तो ये मैं जो है वो इतिहास की तरफ से बोल रहा है, सदियों का किस्सा बता रहा है, वो किसी व्यक्तिगत जीवन की बात ही नहीं। तो मैंने आपसे कहा कि भारतीय सभ्यता किन मुश्किलों में फंसी और उसकी क्या वजहें थी, ये मुक्तिबोध की चिंता का एक प्रमुख विषय है, एक प्रमुख उनका सरोकार है। और चंबल की घाटी में शीर्षक कविता में इसकी छानबीन करते हैं मुक्तिबोध। आगे फिर देखिए, कहते हैं वहाँ पे एक चट्टान मिलती है वाचक को, जो कि उसे लगता है जैसे कि वो कोई दिव्य पुरुष है जो कि किसी जादूगर की कैद, यानी जादू की वजह से वो पत्थर हो गया है, पत्थर में कैद हो गया है। लेकिन वो जो शिला है, वो शिला पुरुष आप कह सकते हैं, उससे आवाज निकलती है। वो शिला पुरुष कुछ कहता है। क्या कहता है? प्रस्तरी भूत मैं गतियों का हिम हूं, बीच ही में टूट गया कोई पराक्रम हूं। ध्यान दीजिए, भारतीय सभ्यता 19वीं शताब्दी में भारतीय सभ्यता की भी रीढ़ को तोड़ करके अंग्रेजों ने अपने हिसाब का भारत बनाया था, नया भारत बनाया था। प्रस्तरी भूत मैं गतियों का हिम हूं, बीच ही में टूट गया कोई पराक्रम हूं। चट्टानी टीलों की जमी हुई तह से, दुनिया की पाषाणी भूत सतह से,
सामंजस्यों के कटघरे में खुद संगतिबद्ध ही रहने की है जिद, परंतु संतुलनात्मक स्थितियां जैसी कि वे हैं, छी हैं, थू हैं। सामंजस्य और संतुलन, मुक्तिबोध इसके पक्ष में नहीं है, वो इसके विरुद्ध आह्वान करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो संतुलन बनाए रहने का कारोबार है, ये जो सामंजस्य और समन्वय हर जगह बना लेने का जो काम है, इसे तोड़ना होगा। जब तक ये चीज नहीं टूटेगी तब तक बदलाव नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं कितने कठोर ढंग से सामंजस्यों के कटघरे में खुद संगतिबद्ध ही रहने की है जिद, परंतु संतुलनात्मक स्थितियां जैसी कि वे हैं, छी हैं, थू हैं। आगे देखिए क्या कहते हैं कि आदत आदत आदत, दिल व दिमाग की, रूह की आदत, खुद के बनाए ये सभी शिकंजे, उनके पंजों से छुटकारा हो अब। प्रकांड अनबन, अनबन, प्राणमय अनबन पहले कह चुके थे, अब यहाँ प्रकांड अनबन का। प्रकांड अनबन, निज से ही संघर्ष, चाहिए मुझको दीप्त अनवस्था, अवस्था नहीं, दीप्त अवस्था नहीं चाहिए, दीप्त अनवस्था चाहिए। कुछ मिटाना है, कुछ बनाने के लिए कुछ मिटाना जरूरी है। चाहिए मुझको दीप्त अनवस्था, इतनी कि स्वयं ही टूटकर शून्य गगन में ब्रह्मांड धूल के पर्दे सा बन जाऊं, फैल जाऊं, तन जाऊं। तो ये जो दृष्टि है, ये जो एक बड़ा विजन है, इस पे देखिए सामान्य न कवियों के वश की बात है, और दुर्भाग्य से उनके समकालीन बहुत से जो विचारक और चिंतक थे, उनकी भी दृष्टि अट नहीं पाई, और उन्होंने तमाम यानी सतही किस्म की बातें कर डाली। लेकिन मुक्तिबोध का नजरिया बहुत साफ है। तो बहरहाल इस कविता में मैंने आपसे जो बताना चाहा कि वो भारतीय परंपरा के सामने कौन सी मुश्किल आ गई। जैसे ब्रह्म राक्षस में वो एक विस्तार से बताते हैं, वैसे ही ब्रह्म राक्षस में तो सिर्फ 2-4 पंक्तियों में ये कह देते हैं कि जब आधुनिक औपनिवेशिक आधुनिकता से उसका सामना हुआ तो कैसे वो जो है काम आ गया, मारा गया। लेकिन इस कविता में विस्तार से उस बात को समझाते हैं, और नतीजा यही निकलता है कि किसी जादूगर ने मानो कैद कर लिया। अब आप देखिए, ये भी कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। लोग कह सकते हैं कि साहब जादू मंत्र की बात कर रहे हैं, इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन दरअसल ये एक शैली है कहने की। जादू का मतलब वो जादू के समर्थक नहीं है मुक्तिबोध। वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी ताकत थी जिसने हमें मोहित कर लिया, सम्मोहित कर लिया, एक वशीकरण जैसे डाल दिया पूरे देश पर और अपने कब्जे में कर लिया। जाहिर है कि उसके पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ जादू हुआ, बल्कि युद्ध हुआ और दमन हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप देखिए तो आधुनिक जो भारतीय सभ्यता हम जिसे कहते हैं, वो सभ्यता जो है यानी औपनिवेशिक दायरे में बनी हुई सभ्यता है। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग जो 1860 के बाद जो जिसे हम पहचानते हैं, वो वही सभ्यता है जो अंग्रेजों के साथ एक सहमति और सामंजस्य बना करके जो है तैयार हो सके। तो जाहिरा तौर पर मुक्तिबोध उसके खिलाफ हैं। और ये जो जादूगर वाली बात है कि तमाम एक से एक भव्य लोग जो है शिलाओं में कैद हो गए हैं, शिला में बदल गए हैं, पत्थर बन गए हैं,
और अंत में कवि जो है उन्हें एक सलाह देता है। पहली बात तो वो ये कहता है कि ये कोई जादूगर जो है वो बाहरी नहीं था, बाहरी तो जो था वो था, लेकिन दरअसल तुमने अपनी कमजोरियों की वजह से, अपने लोभ लालच की वजह से, अपने स्वार्थ की वजह से उसके साथ तालमेल बिठाया, उसके साथ गठजोड़ किया, और इसीलिए वो तुम्हारे सीने पर बैठ गया है, तुमको उसने जड़ बना दिया है, पत्थर बना दिया है। और उनको एक सलाह देता है कि अब तुम ऐसे ही, मैं तुमको धक्का दे रहा हूं, तुम लुढ़कते हुए खूब गहरी खाई में गिर जाओ। ऊपर से गिरोगे तो ये पत्थर का जो शिकंजा है ये टूट जाएगा, तुम भी टूटोगे, लेकिन जो तुम्हारे ऊपर हावी ये जो तमाम तरह की बुराइयां हैं ये भी अलग हो सकेंगी, और फिर आने वाली पीढ़ियां जो है शायद एक बेहतर, एक आज़ाद तरीके से अपने को जो है निर्मित कर सकेंगे। तो परंपरा वाले मसले के अलावा हम एक दूसरे इस पे आते हैं। मध्य वर्ग का जो मामला है ये तो विख्यात ही है, लेकिन इसमें भी मैं सिर्फ आपको थोड़ा मेंशन कर दूं कि चकमक के चिंगारियां नाम की जो कविता है, चकमक की चिंगारियां इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें ये जो मध्यवर्गीय आदर्शवादी व्यक्ति का जो आत्मसंघर्ष है, जो उसकी पीड़ा है, जो उसकी तकलीफ है, उसको इतने यानी बेहतरीन तरीके से मुक्तिबोध ने उसको जो है चित्रित किया है जिसका कोई दूसरा सानी नहीं मिलता। मैं एक हिस्सा सिर्फ उसका पढ़ के आगे बढ़ूंगा, पूरी कविता पर बात नहीं अभी कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप उस मर्म को समझ पाएंगे कि दरअसल ये मध्य वर्ग कह के जो कुछ चीज़ों को जो है रिड्यूस कर दिया जाता है, उसका अवमूल्यन कर दिया जाता है, दरअसल ये कितना बड़ा मसला है। मध्य वर्ग को रूपांतरित करने की, उसको सही दिशा देने की जो चुनौती है, और उसकी तकलीफ को समझते हुए, ये कोई उपदेशक के अंदाज में नहीं, बल्कि उसकी जो वास्तविक पीड़ा है, जो कि कभी कभी उसको आत्मसंघर्ष की तरफ ले जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वो बातें आगे नहीं बढ़ पाती, और फिर वो जो है एक व्यवस्था में यानी कैद हो के रह जाता है। तो यहाँ देखिए एक मध्यवर्गीय जिंदगी का जो अधूरापन है, जो सतहीपन है, और एक संवेदनशील व्यक्ति की जो तकलीफ है, इस अंश में देखिए, अधूरी और सतही जिंदगी के गर्म रास्तों पर अचानक सनसनी भौचक कि पैरों के तलों को काट खाती कौन सी यह आग जिससे नच रहा सा हूँ, खड़ा भी हो नहीं सकता न चल सकता, भयानक हाय अंधा दौर, जिंदा छातियों पर और चेहरों पर कदम रखकर चले हैं पैर, अनगिन अग्निमय तन्मन व आत्माएं व उनकी प्रश्न मुद्राएं, हृदय की द्युति प्रभाएं, जन समस्याएं, कुचलता चल निकलता हूँ, जन समस्याएं कुचलता चल निकलता हूँ, इसी से पैर तलवों में नुकीला एक कीला तेज गहरा गड़ गया और धंस गया इतना कि ऊपर प्राण भीतर तक घुसा आया। जन समस्याओं को कुचल देता है, आंख चुरा लेता है, लेकिन उससे पीड़ा भी होती है। उसका वर्णन देखिए, जन समस्याएं कुचलता चल निकलता हूँ, इसी से पैर तलवों में नुकीला एक कीला तेज गहरा गड़ गया और धंस गया इतना कि ऊपर प्राण भीतर तक घुसा आया। लगी है झनझनाती आग, लाखों बर्र कांटों ने अचानक काट खाया है। व्रणाहत पैर को लेकर भयानक नाचता हूँ शून्य मन के टीन छत पर गर्म।
व्रणाहत पैर को लेकर भयानक नाचता हूँ, शून्य मन के टीन छत पर गर्म हर पल चीखता हूँ, शोर करता हूँ कि वैसी चीखती कविता बनाने में लजाता हूँ। तो ये जो मुक्तिबोध का जो सरोकार है मध्यवर्ग के प्रति, ये इस कविता में यानी अंधेरे में तो है ही, प्रमुख रूप से चकमक की चिंगारियां नाम की कविता में सामने आता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जिस पर वैसे तो ध्यान गया है लेकिन ठीक से उसको समझा नहीं गया है। वो कविता है मुक्तिबोध की अंतःकरण का आयतन। अंतःकरण का आयतन नाम की जो कविता है उसमें खास बात ये है कि मुक्तिबोध ने जो प्रेम और सामाजिक संघर्ष, इन दोनों को जो दो विरोधी कोटियों में बांटा गया, कुछ को जो है वैयक्तिक भावनाओं के खेमे में मान लिया गया और कुछ को जो है सामाजिक संघर्ष के खेमे में मान लिया गया, मुक्तिबोध ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से, बहुत मजबूती के साथ और बहुत ही सुंदर ढंग से, एक कवि के लिए जो उचित ढंग है उस तरीके से उन्होंने इस चीज का एक प्रत्याख्यान किया है। यानी प्रेम और संघर्ष की एकता किसी हद तक उर्दू में फैज़ अहमद फैज़ ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप इस कविता में देखिए मुक्तिबोध जो है कितने यानी विशिष्ट तरीके से ये बात कहते हैं, अपनी पक्षधरता को साथ रखते हुए भी प्रेम और सामाजिक संघर्ष की एकता का प्रतिपादन जो करते हैं। आप देखिए इसमें एक अंश, शुरुआती अंश ही है कि मैं देखता क्या हूँ कि पृथ्वी के प्रसारों पर जहाँ भी स्नेह या संगर, संगर वही संघर्ष का संक्षिप्त रूप है, यानी प्रेम या संघर्ष। मैं देखता क्या हूँ कि पृथ्वी के प्रसारों पर जहाँ भी स्नेह या संगर, वहाँ पर एक मेरी छटपटाहट है। वहाँ है जोर गहरा एक मेरा भी, सतत मेरी उपस्थिति नित्य सन्निधि है। एक मेरा भी वहाँ पर प्राण प्रतिनिधि है। संसार में जहाँ कहीं भी प्रेम और संघर्ष है, सतत मेरी उपस्थिति नित्य सन्निधि है। एक मेरा भी वहाँ पर प्राण प्रतिनिधि है। अनुज अग्रज मित्र कोई आत्म छाया चित्र। धरती के विकासी द्वंद्व क्रम में एक मेरा छटपटाता वक्ष। स्नेहाश्लेष या संगर कहीं भी हो कि धरती के विकासी द्वंद्व क्रम में एक मेरा पक्ष निसंदेह। तो ये जो कविता है, अब इसमें देखिए, इसमें प्रेम और संघर्ष के चित्र आगे, मतलब एक कथा जैसा बुना है, बहुत विवरणात्मक नहीं, लेकिन छवियों में वो कथा चलती है जिसमें प्रेम के भी चित्र हैं और संघर्ष का, और दोनों की एकता का। मैं थोड़ा थोड़ा आपको उद्धृत करते हुए बताऊंगा। अब जैसे जो चुनौती है, चुनौती किस तरह सामने आ रही है इसमें आप देखिए। पर यह क्या, अंधेरे स्याह धब्बे सूर्य के भीतर बहुत विकराल। सूर्य में धब्बे, ये भी एक बहुत पुरानी थीम है, उर्दू में इसका ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। गालिब कहते हैं कि लोगों को है खुर्शीद जहाँ ताब का धोखा, हर रोज़ दिखाता हूँ मैं एक दागे निहा। और लोगों को तो संसार को प्रकाशित करने वाले सूर्य का धोखा होता है, लेकिन मैं उसमें हर रोज़ एक नया दाग, एक नया धब्बा दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें मुक्तिबोध क्या कहते हैं। अंधेरे स्याह धब्बे सूर्य के भीतर बहुत विकराल, धब्बों के अंधेरे विवर तल में से उभर कर उमड़ कर दल बांध
उड़ते आ रहे हैं गिद्ध, पृथ्वी पर झपटते हैं। निकालेंगे नुकीली चोंच से आंखें कि खाएंगे हमारी दृष्टियां ही वे। आंखें निकाल लेंगे गिद्ध, दृष्टियां खा जाएंगे। जाहिर है हमारी आंखों पर पर्दा पड़ जाएगा, चीज़ों को हम गलत ढंग से देखने लगेंगे। हम अपने साम्राज्यवादी और अपने जो है उनके एजेंट, साम्राज्यवाद के एजेंट जो शासक हैं, उनके तरीके से जब हम देखने लगते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी दृष्टियां जो है वो खो चुकी हैं। उसी को एक काव्यात्मक ढंग से मुक्तबोध यहाँ पर कह रहे हैं। अब इस चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में एक साथी से वाचक की जो है मुलाकात होती है। दोनों में वैचारिक एक अंतःक्रिया होती है और एक ऐसी केमिस्ट्री दोनों के बीच बनती है जो कि बहुत ही रोमांचक है। और आप देखिए उसको किस तरह से मुक्तबोध इस कविता में रखते हैं, और ख़ास तौर से भाषा के रचाव पर भी ध्यान दीजिएगा। गहन आत्मीय सघनत छाए भव्याशय अंधेरे वृक्ष के नीचे, सुगंधित अकेलेपन में खड़ी हैं नील तन दो चंद्र रेखाएं, स्वयं की चेतनाओं को मिलाती हैं। दो रेखाएं हैं, दो व्यक्ति हैं, स्वयं की चेतनाओं को मिलाती हैं। उनसे भभक कर सहसा निकलती आग या निष्कर्ष, जिनको देखकर अनुभूत कर दोनों चमत्कृत हैं। तो ये जो अंतःक्रिया है एक वैचारिक है, चेतना की अंतःक्रिया है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा सघन है, इतनी ज़्यादा गहन है कि वो बिल्कुल एक यानी प्रेम के समतुल्य वो जो है अनुभूति होती है। अंधेरे वृक्ष में से गहन आभ्यंतर सुगंधें भभक उठती हैं कि तन मन में निराली फैलती उष्मा, व उन पर चंद्र की लपटें मनोहर फैल जाती हैं कि मेरी छाह अपनी बाह फैलाती, वह अपने प्रियतरों के ऊष्म श्वस व्यक्तित्व की दुर्दांत उन्मत्त बिजलियों में वह अनेकों बिजलियों से खेल जाती है। अपने प्रियतरों के स्वप्न उनके विचारों की वेदना जीकर व्यथित अंगार बनती है। हिलक कर 100 लगाओं से भरी मृदुझाइयों की थरथरी उतरती है खदानों के अंधेरे में, वह और अगले स्वप्न का विस्तार बनती है। अंधेरे में उजाले में कुहा के नील कुहरे और पाले में, वह खड्डों खाइयों में घाटियों पर या पहाड़ों के कगारों पर किसी को बाह में भर चूम कर लिपटा हृदय में विश्व चेतस अग्नि देती है कि जिससे जाग उठती हैं समूची आत्म संवित उष्ण श्वस गहराइयां, गहराइयों से आग उठती है। ये जो प्रेम पूर्ण एक प्रसंग चल रहा है, एक साहचर्य का, एक सामंजस्य तो क्या कहें, माने अंतःक्रिया का, इसी बीच एक दुर्घटना होती है। कभी उसको दुर्घटना कहता है, हृदय में घोर दुर्घटना। भयानक बात होती है, हृदय में घोर दुर्घटना। अचानक एक काला स्याह चेहरा प्रकट होता है विकट हंसता हुआ। अध्यक्ष वह मेरी अंधेरी खाइयों में कार्यरत कमजोरियों के छल भरे षड्यंत्र का केंद्रीय संचालक। ध्यान रखिए, अपनी तरफ उंगली उठाते हैं मुक्तिबोध। दूसरों को दोष देना हमेशा आसान होता है, लेकिन वो कहते हैं कि दूसरे कभी कामयाब नहीं हो सकते अगर आपकी कमजोरियां वहां उनका सहयोग नहीं कर रही हैं। तो वो जो काला चेहरा प्रकट होता है वो क्या है? अध्यक्ष वह मेरी अंधेरी खाइयों में कार्यरत कमजोरियों के छल भरे षड्यंत्र का केंद्रीय संचालक किसी अज्ञात गोपन कक्ष में मुझको अजंता की गुफाओं में हमेशा कैद रखता है। क्या इसलिए ही कर्म तक मैं लड़खड़ाता पहुंच पाता हूं? अंदरूनी कमजोरियां जो है सामने आ जाती हैं।
तरफ ये चुनौती है और दूसरी तरफ वो प्रेम में जो है वातावरण है, दोनों आमने सामने हैं। फिर वाचक जो है उसको उस प्रेम की अनुभूति होती है। देखिए किन शब्दों में मुक्तिबोध कहते हैं, सहस्रों पीढ़ियों ने विश्व का रमणीयतम जो स्वप्न देखा था, वही, हाँ वही बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष है। मैं देखता क्या हूं, अंधेरे आईनों में सिर उठाती है प्रतेजस आनना, चेहरे पर तेज है, प्रतेजस आनना प्रतिभामयी मुख लालिमा, तेजस्विनी लावण्य श्री, प्रत्यक्ष बिल्कुल सामने। और ये दृश्य है। अब इससे वो अभी थोड़ा सा सम्मोहित होने की प्रक्रिया में है, तब तक वो काला लबादा ओढ़े हुए जो है वो चेहरा भी सामने आ जाता है। और वो क्या कहता है, आप देखिए, मुझसे भागते क्यों हो, सुकोमल काल्पनिक तल पर नहीं है द्वंद्व का उत्तर। ये महत्वपूर्ण बात है। सुकोमल काल्पनिक तल पर नहीं है द्वंद्व का उत्तर, तुम्हारी स्वप्न वीथी कर सकेगी क्या, बिना संहार के सर्जन असंभव है। यहां बहुत स्पष्ट मुक्तिबोध कहते हैं, बिना संहार के सर्जन असंभव है, समन्वय झूठ है, सब सूर्य फूटेंगे व उनके केंद्र टूटेंगे, उड़ेंगे खंड, बिखरेंगे गहन ब्रह्मांड में सर्वत्र, उनके नाश में तुम योग दो। कहता है कि ये जो तुम सुकोमल कल्पना के तल पर जीवन जीने की जो साध पाल ली है तुमने, ये संभव नहीं है। क्योंकि ये जो सूर्य, तमाम जो चमकदार रोशनी वाले जो ग्रह उपग्रह सब दिखाई पड़ रहे हैं, जब तक ये टूटेंगे फूटेंगे नहीं, जब तक इनके टुकड़े चारों ओर बिखर नहीं जाएंगे, तब तक कोई नया सर्जन जो है संभव नहीं होगा। बिना संहार के सर्जन असंभव है। और इसके बाद दिलचस्प बात यह है कि वाचक को अचानक ये प्रतीति होती है कि ये दोनों दरअसल एक ही हैं। वो जो प्रेम के जो प्रेम की भावना को जो है प्रश्रय देने वाला जो दृश्य था, और दूसरी तरफ ये जो चुनौतीपूर्ण स्वर में जो पुकार रहा है, दोनों को ही जो है वो समझता है, कहता है कि वह तो है, वही है, हाँ वही बिल्कुल, प्रतेजस आनना, लावण्य श्री मित्र स्मिता, जिसने अंधेरे आईने में सिर उठाया था, वह हल्के मुस्कराया था, वह मेरा जी हिलाया था। कहा ये तो वही है, मैं इन दोनों को अलग अलग समझ रहा था। यह भी खूब जिस सौंदर्य को मैं खोजता फिरता रहा दिन रात, वह काला लबादा ओढ़ पीछे पड़ गया था रात दिन मेरे। तो ये जो यानी विचार के रूप में इसको कह देना आसान है, लेकिन ऐसी श्रेष्ठ कविता में इस बात को व्यक्त करना, उसके लिए दरअसल बहुत ही यानी गहरी चेतना और गहरे सरोकार की जरूरत थी। और मुक्तिबोध, इसीलिए क्या हुआ कि मुक्तिबोध की कविताओं को लोगों ने बिना पढ़े, बिना उस पर विचार किए जो है आधे अधूरे ढंग से कुछ मठाधीश किस्म के लोगों की कही सुनी हुई बातों के आधार पर फैसला कर लिया। जबकि मुक्तिबोध की कविता विचार के स्तर पर और भाषा के स्तर पर, दोनों ही स्तरों पर एक अद्भुत, यानी हिंदी कविता का एक ऐसा शीर्ष है जिसको कि अभी कोई यानी अतिक्रमित करने वाला कोई नहीं दिखाई पड़ता है। आप देखिए इस कविता की अंतिम पंक्तियों को देखिए, कवि मुक्तिबोध जो है कैसे इसका एक
यानी समाहित करते हैं इन दोनों चीज़ों का कैसे जो है, मेरा हृदय दृढ़ होकर धड़कता है, मेरा हृदय दृढ़ होकर धड़कता है कि मैं तो एक आयुध अस्त्र हूं, एक कि मैं तो एक आयुध मात्र साधन, प्रेम का वाहन, तुम्हारे द्वार पर आया हुआ मैं अस्त्र सज्जित रथ। आप देखिए पूरा दृश्य जो है युद्ध का है, लेकिन प्रेम की भावना से संचालित है। मेरा हृदय दृढ़ होकर धड़कता है कि मैं तो एक आयुध मात्र साधन, प्रेम का वाहन, तुम्हारे द्वार पर आया हुआ मैं अस्त्र सज्जित रथ। मेरे चक्र दोनों अग्रगति के लिए व्याकुल हैं, वह मेरी प्राण आसंदी तुम्हारी प्रतीक्षा में है। आसंदी, आसन, प्राण जो है वो एक आसन की तरह से है। वह मेरी प्राण आसंदी तुम्हारी प्रतीक्षा में है, यहाँ बैठो विराजो आत्मा के मृदुल आसन पर, हृदय के बुद्धि के ये अश्व तुमको ले उड़ेंगे। हृदय और बुद्धि, हृदय और बुद्धि का भी जो परंपरा से चला आता हुआ अंतर्विरोध था, मुक्तिबोध ने उसको बहुत आसानी से जो है हल किया है अपनी कविताओं में। बहरहाल अब एक और महत्वपूर्ण कविता को मैं जो है लेना चाहता हूँ। समय तो कुछ लग रहा है कि ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा आप लोग धैर्य रखिए। ये कविता है चांद का मुंह टेढ़ा है। वास्तव में मुक्तिबोध ने आज़ादी के बाद जो हिंदुस्तान जिस तरह का बन रहा था, जो सूरत थी, उसका बहुत ही अद्भुत रूप से, आश्चर्यजनक रूप से यथार्थवादी चित्रण किया है अपनी कविताओं में। लेकिन उनकी जो शैली है, जो उनका फैंटेसी का शिल्प है, वो कई बार यानी जो थोड़ी चुनौती पाठकों के सामने जो प्रस्तुत होती है, उससे पाठक जो है मुकर जाते हैं। हिंदी में, हमारे हिंदी समाज में और हिंदी अकादमिक दुनिया में दुर्भाग्य से एक ऐसी परंपरा चल पड़ी कि जिसमें लोग तैरना तो चाहते थे लेकिन भीगना नहीं चाहते थे। तो मुक्तिबोध की कविता की तरफ भी बहुत कम ध्यान दिया जा सका। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता अपनी समकालीन सच्चाइयों को जिस तरह से व्यक्त करती है, थोड़ा सा संक्षेप में ही मैं इसका संकेत कर दूंगा ताकि आप लोग एक बार फ्रेश तरीके से उस कविता को पढ़ सकें। शुरुआत में ही कुछ कविताएं देखें। भयानक स्याह सन 53 का चांद वह, गगन में कर्फ्यू है, धरती पर चुपचाप जहरीली छिहथू है, पीपल के खाली पड़े घोंसलों में पक्षियों के बैठे हैं खाली हुए कारतूस, गंजे सिर चांद की संवलाई किरणों के जासूस, साम सूम नगर में धीरे धीरे घूम घाम नगर के कोनों के तिकोनों में छुपे। तो ये जो सन 53 का चांद है और उसकी जो चांदनी है, इसका जो उल्लेख है, आप देखिए कि मुक्तिबोध ने बहुत सारी अखबारी टिप्पणियां भी लिखी हैं जिसमें कि तत्कालीन राजनीति के बारे में, भारत की विदेश नीति वगैरह के बारे में ख़ास तौर से उन्होंने नेहरू के प्रति प्रशंसात्मक टिप्पणियां की हैं। लेकिन
इस कविता का जो शीर्षक है और जो उनके पहले संग्रह का भी नाम रखा गया, चांद का मुंह टेढ़ा है, वास्तव में उनके एक बहुत ही गहरे और केंद्रीय सरोकार की सूचना देता है। सूरज के धब्बों की बात वो पहले कह चुके हैं, लेकिन चांद जो बहुत यानी हमारे देश के लोगों का बहुत ही जो प्यारा कोई प्रतिनिधि रहा होगा, उसको चांद कहते हुए मुक्तिबोध कहते हैं कि उसका मुंह टेढ़ा है। अब चांद तो टेढ़ा होता ही है, तो एक स्तर पर इस बात में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये इसकी जो व्यंजना है उसको समझिए कि किस तरीके से उस जमाने में जो कुछ जन विरोधी जो चीज़ें हो रही थी, जो बुराइयां घर कर रही थी, और जो मुक्तिबोध समझ रहे थे कि ये भविष्य में एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रही हैं हमारे देश में, उसको उन्होंने इन कविताओं में, अपनी कविताओं में जगह दी। आप देखिए, इसमें चांद का मुंह टेढ़ा है शीर्षक कविता में आगे क्या कहते हैं। वो जासूस चारों ओर जो है छिपे हुए हैं, पक्षियों के घोंसलों में कारतूस पड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं बल्कि। तो ये सारी चीजें जो है आगे देखिए, भीमाकार पुलों के बहुत नीचे भयभीत मनुष्य बस्ती के बियाबान तटों पर, बहते हुए पथरीले नालों की धारा में धराशायी चांदनी के होंठ काले पड़ गए। हरिजन गलियों में लटकी है पेड़ पर कुहासे के भूतों की सांवली चुनरी, चुनरी में अटकी है कंजी आंख गंजे सिर टेढ़े मुंह चांद की, गंजे सिर टेढ़े मुंह चांद की। 12 का वक्त है, भुसभुसे उजाले का फुसफुसाता षड्यंत्र, शहर में चारों ओर जमाना भी सख्त है। चौराहे पर खड़े हुए भैरों की सुंदूरी गेरुई मूरत के पथरीले व्यंग स्मित पर टेढ़े मुंह चांद की अय्यारी रोशनी, तिलिस्मी चांद की राज भरी झाइयां। तो भैरव जो है वो मुक्तिबोध की कविता में एक जनता का जो है प्रतिनिधि, एक देवताओं में भी एक ऐसा देवता जो कि जनसाधारण से समीकृत होता है। तो वो व्यंग से मुस्कुरा रहा है टेढ़े मुंह चांद को देख करके। और इसके बाद देखिए, बरगद भी एक प्रतीक है, मुक्तिबोध का प्रिय प्रतीक है, जो कि जनता के का पक्षधर एक यानी आश्रय है बरगद। बरगद को किंतु सब पता था इतिहास, कोलतारी सड़क पर खड़े हुए सर्वोच्च गांधी के पुतले पर बैठे हुए आंखों के 2 चक्र यानी कि घुघू एक, बातचीत करते हुए यानी कि घुघू एक, तिलक के पुतले पर बैठे हुए घुघू से बातचीत करते हुए कहता ही जाता है, मसान में मैंने भी सिद्धि की, देखो मूठ मार दी मनुष्यों पर इस तरह। तो गांधी और तिलक के पुतले या मूर्तियां हैं, उन पर 2 उल्लू बैठे हुए हैं, घुघू उल्लू को ही कहते हैं। और गांधी के पुतले वाला उल्लू जो है तिलक के पुतले वाले उल्लू से कहता है कि देखो मैंने जो है मूठ मार दी है। मूठ मारना यानी वही जादू फेर देना जो है, कहते हैं, मुहावरा है। तो मनुष्यों पर इस तरह से मैंने जादू कर दिया है, उनको इस तरह से अपने वशीभूत कर लिया है। और जाहिर है कि एक बहुत बड़ा हाथ जादू में शक्ति का है। जादू केवल ये नहीं कि कोई आपके आकर्षण में केवल है, वो जिसको तुलसी ने एक जगह कहा है कि बिनु भय होई न प्रीति। तो ये जो शासक वर्ग है ये अच्छी तरह से इस बात को जानता है कि भय और प्रीति का क्या संबंध है। गांधी के पुतले पर बैठा हुआ उल्लू है
तो ये गांधी और तिलक का जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में ये चर्चा है। गांधीवादियों पर एक टिप्पणी है ये। आगे चलते हैं हम लोग कि इसमें काफ़ी कुछ विस्तार से वो सब वर्णन है, आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। इस कविता में एक बहुत ही विशेष बात ये है, इसमें भी मध्य वर्ग और श्रमिक वर्ग के दो प्रतिनिधि आते हैं, पेंटर और कारीगर। कारीगर जो है वो जाहिर है कि वो थोड़ा सा हाथ का काम मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, और पेंटर एक कलाकार है। तो ये जो पेंटर और कारीगर जो हैं, इसमें हम चूंकि इनके बीच में एक मतभेद खड़ा होता है और मतभेद महत्वपूर्ण ढंग से खड़ा होता है, तो इसको हम लोग यानी मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग के बीच भी एक वैचारिक सहमति असहमत के चलने वाले क्रम के रूप में ले सकते हैं। और कहीं न कहीं इसमें जो मजदूर वर्ग की प्रतिनिधि शक्तियां हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनके अंदर जो भटकाव आया है, जो विचलन आया है, उस पर मुक्तिबोध जो है आक्षेप करते हैं। आप देखिए एक अंश, कारीगर ने हंसकर बगल में खींचकर पेंटर से कहा, भाई चित्र बनाते वक्त सब स्वार्थ त्यागे जाएं। अंधेरे से भरे हुए जीने की सीढ़ियां चढ़ती उतरती जो अभिलाषा अंध है, ऊपर के कमरे सब अपने लिए बंद हैं, अपने लिए नहीं वे। ऊपर के कमरे सब बंद हैं, स्वार्थ छोड़ दिया जाए। तो ये जो विचारधारा है, ये जो संतई की विचारधारा है, ये एक जन विरोधी विचारधारा है। दरअसल जब लोगों से कहा जाता है कि आप अपना स्वार्थ सब छोड़ दीजिए और इस पे लग जाइए, तो दरअसल ये कहा जाता है कि आप अपने हितों की चिंता करना छोड़ दीजिए। और कोई लुटेरा होता है जो इस ताक में होता है जो कि आपके हिस्से का भी सब कुछ लूट ले जाए। इसीलिए जो मार्क्सवादी विचारधारा है, उसने स्वार्थ से मुक्त होने की बात नहीं की। उसने ये कहा कि भाई व्यक्तिगत स्वार्थों पर सामूहिक स्वार्थों को वरीयता दीजिए। समाज का स्वार्थ बड़ा है, व्यक्ति का स्वार्थ छोटा है, इस तरीके से संयोजन कीजिए। व्यक्तियों के स्वार्थों से ही संचालित मत हो जाइए, लेकिन स्वार्थ को छोड़ करके कोई संतई करने में उसका विश्वास नहीं है। ऊपर का सब हमारे लिए नहीं है, वो किसी और के लिए आरक्षित है। ये विचारधारा जो है समानता के पोषक विचारधारा नहीं है, ये भ्रमित करने वाली विचारधारा है। इसीलिए आप देखिए पेंटर उसके बाद कहता है, पेंटर को जमाने से समीकृत किया है। इससे पहले कह चुके हैं कि जमाना नंगे पैर कहता मैं पेंटर। तो जहाँ जमाना आया है वो पेंटर के लिए है। जमाने ने नगर से यह कहा कि गलत है, यह भ्रम है, हमारा अधिकार सम्मिलित श्रम और छीनने का दम है। तो यहाँ पर मुक्तिबोध एक संकेत में ये भी कह रहे हैं कि भाई मध्य वर्ग और मजदूर वर्ग का, श्रमिक वर्ग का की एकता तो हो, एक साथ हों, और श्रमिक वर्ग की जो अच्छाइयाँ हैं वो मजदूरों को, जो यानी मध्य वर्ग को अपनानी चाहिए। अपने वर्गीय सीमाओं और कमजोरियों से अलग होना चाहिए, अपना रूपांतरण होना चाहिए। लेकिन आंख मूंद करके अगर मजदूर वर्ग के नाम पर कोई बात जो है चलाई जा रही है, तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहाँ पर फिर वैचारिक संघर्ष जो है अनिवार्य है, और उसमें फिर किसी की दादागिरी नहीं होनी चाहिए कि आप साहब आप मजदूर वर्ग हैं, आप कम्युनिस्ट पार्टी हैं, आप मार्क्सवाद के जो है बहुत बड़े अलंबरदार हैं, तो आपकी बात मान ली जाएगी, और हम मान लीजिए कि उस तरह से नहीं है तो हमारी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये जो चूंकि मुक्तिबोध के समय में ही प्रगतिवादी जो आंदोलन था काफ़ी भटकाव का शिकार हो गया था, और मुक्तिबोध का उससे एक जबरदस्त संघर्ष था।
अपने वैचारिक लेखन में भी उन्होंने बहुत सारा कुछ उस विषय में लिखा है। तो यहाँ पर उस चीज को व्यक्त किया है मुक्तिबोध ने, और ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अपने युग के विरोध में जाना, आप समझ लीजिए, बहुत ही कम लोगों को जो है से हो पाता है। और मुक्तिबोध की कविता के प्रति जो आकर्षण था और रहा है, उसकी भी वजह यही है, और जो एक विकर्षण रहा है मुक्तिबोध की कविता के प्रति, उसकी भी वजह यही रही है, क्योंकि उन्होंने जो प्रचलित सौंदर्याभिरुचियां थीं, जो प्रचलित विचारधारा थी, उसको स्वीकार नहीं किया, उसमें परिवर्तन करने की बात कही। एक और मैं सिर्फ और जिक्र करूंगा कविता का, उसके बाद समय होगा थोड़ा सा अंधेरे में के बारे में बात करूंगा। चूंकि अंधेरे में पर हम लोग अक्सर बात करते रहते हैं, इसलिए मैंने चाहा कि कुछ दूसरी कविताओं पर चर्चा हो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है जिस पर कि बहुत कम बात हो सकी है, उस दिन नाम की कविता है मुक्तिबोध की। उस दिन में क्या है कि माने प्रसंग ये है, वहाँ पे आप समझिए, वो भी एक कथा के रूप में सामने आता है। प्रसंग ये है कि एक कोई जो है, यानी कोई जगह है जहाँ के बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, और वहाँ पर सत्य जो है सामने आता है एक मनुष्य के रूप में। वो सत्य कैसा है? काल पीड़ित है, काल पीड़ित सत्य सामने आता है, और वो वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ कहता है, और फिर एक प्रश्न करता है जन समुदाय, जो उपस्थित जन समुदाय है, उससे कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, पिस्तौल या वायलिन? हिंसा अहिंसा की जो बहस लंबे समय से, आज़ादी की लड़ाई के समय से ही जो चलती रही है, 1857 तक ये कोई बहस नहीं थी, लेकिन उसके बाद कुछ परिस्थितियों के चलते, कुछ अपनी कमजोरियों के चलते, एक ये बात जिसको एक जगह अलग किसी प्रसंग में प्रेमचंद ने कहा है कि भाई अगर अपनी गर्दन किसी के पैर के नीचे दबी हो तो उसको सहलाने में ही भलाई। तो इस तरह के विचार, प्रेमचंद के विचार, यहाँ मतलब ये शब्द केवल प्रेमचंद के हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो इसी विचार को उपनिवेशवाद के मामले में कहते थे। उनका एक पात्र इस तरह की बात कहता है, लेकिन ये एक राष्ट्रीय चेतना में बात ये बैठ गई, और अहिंसा वगैरह की विचारधारा हमारे यहाँ बहुत पहले से सक्रिय थी। तो हिंसा और अहिंसा की बहस चल पड़ी, और यानी दमन के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, अन्याय के विरुद्ध हमें कैसे लड़ना चाहिए, हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये एक मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। और आज भी हम लोग जाने अनजाने शासक वर्ग के इसी सवाल में खोए रहते हैं, हिंसा अहिंसा की बात करते हैं। मुक्तिबोध ने इस कविता में हिंसा अहिंसा की बहस को फिजूल बताया है। आप देखिए ये जो काल पीड़ित सत्य है सामने आता है, इतने में अंधेरे भीतरी घर से निकलकर काल पीड़ित सत्य, ऊंचा कद जमाकर नाक पर टूटा हुआ चश्मा दिखा अखबार कहता है, धधकती जा रही है ग्रंथशाला भी। नालंदा और तक्षशिला की बातें हम लोग करते हैं, लेकिन हमारे सामने जो कुछ हो रही हैं चीजें, उनकी तरफ से नजर फेर लेते हैं। उसी को अखबार दिखाता है कि देखो ये क्या हो रहा है।
धधकती जा रही है ग्रंथशाला भी हमारे परसिपोलिस की। ये यूनान की कथा है। सिकंदर ने एक लाइब्रेरी का जो है विध्वंस किया था। तो इससे केवल इतना आशय ग्रहण करें कि वैश्विक स्तर पर ये जो है चीज़ें हो रही हैं, पूरी दुनिया में हो रही हैं, अतीत में भी हो रही थी, आज भी हो रही हैं। अतीत की एक घटना का जिक्र किया है परसिपोलिस का, लेकिन अखबार को दिखाते हुए। तो आप भी आज के अखबार में कुछ देख सकते हैं चाहें तो। धधकती जा रही है ग्रंथशाला भी हमारे परसिपोलिस की, कहाँ फ्रामरोज पंडित राज, वहाँ के लोगों का नाम है, और ब्रैकेट में बताया है कि जैसे हमारे यहाँ पंडित राज थे। कहाँ फ्रामरोज पंडित राज, केटायून कवयित्री, कहाँ रुस्तम, कहाँ बहराम संपादक, कहाँ रुस्तम योद्धा, जाना माना योद्धा। उन्होंने सिर्फ नालिश की, कहा गया प्रतिवेदन दिए, अपील की। जब ग्रंथशाला जो है जलाई जा रही थी, उन्होंने सिर्फ नालिश की, अरे रे सिर्फ नालिश की। अंधेरी उस अदालत में, और नालिश कहाँ की, किस अदालत में, देखिए, अंधेरी उस अदालत में जहां मुंशी व मुंसिफ पी रहे थे लुटेरे के अर्दली के साथ रम शैंपेन विस्की। मुंशी और मुंसिफ दोनों के औकात नहीं है कि लुटेरे के साथ बैठ सकें। उसके अर्दली के साथ जो है रम शैंपेन विस्की पी रहे हैं। जब उड़ेले जा रहे थे खूब कैरोसिन के पीपे, लगाई जा रही थी सींक माचिस की, कहाँ थे वे, कहाँ थे तुम, कि जब 10 मंजिलों 10 गुंबदों वाली सुलगती जा रही थी लाइब्रेरी परसिपोलिस की। 10 मंजिलों और 10 गुंबदों वाली। आप देखिए इमेज, एक छवि, एक बिंब कैसे बनता है। अब जब आप इसको 10 मंजिल और 10 गुंबद को विजुलाइज करेंगे तो आपको भव्यता का एहसास हो जाएगा, कितने बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। तो ये सारा कुछ कहने के बाद कहता है वही काल पीड़ित सत्य, तुम्हें क्या चाहिए, पिस्तौल या वायलिन। अब ये जो हिंसा अहिंसा पिस्तौल और वायलिन कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तो उपस्थित जो जन समुदाय है वो कुछ मतलब भ्रमित है। वो बस इतना ही दोहरा पाता है कि हमें क्या चाहिए, पिस्तौल या वायलिन। इस पर वो हंस पड़ता है सत्य, काल पीड़ित सत्य हंसता है और कहता क्या है, देखिए, ठठा कर हंस पड़ा ठठरी नुमा वह काल पीड़ित सत्य, उसके गाल की ऊंची उठी हड्डी, नुकीली नाक का ऊंचा कगारी पुल, अनोखी तेज चमकीली निगाहों में भरी खूबी, भयानक थी भयानक थी कि इतने में वही तो कह पड़ा, मूर्खों तुम्हारे हाथ में दुर्भाग्य या सौभाग्य से पिस्तौल या वायलिन अथवा अन्य कोई अस्त्र आ भी जाए, वह छूछा खिलौना ही रहेगा, क्योंकि तुम में है कहाँ जनगुण, सजग व्यक्तित्व ही का वह समर्पणशील भोला भाव, जो इस जिंदगी की दमन भट्टी में परीक्षित हो बने इस्पात। तो ये जो बात है कि असली लड़ाई जो है वो हिंसा या अहिंसा से नहीं लड़ी जाती है। ये पहले ही तय नहीं कर लिया जाता है कि हम हिंसा करके जीतेंगे, हिंसा कर, जो भी होता है, जो भी जरूरी होता है, वो करने का अधिकार हमारे पास होता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, समर्पण का, अपने लक्ष्य के प्रति, अपनी जनता के प्रति, अपने देश के प्रति अगर समर्पण नहीं है, अगर सच्ची निष्ठा नहीं है, तो ये हिंसा और अहिंसा दोनों एक समान व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है इसका। वो सच्ची निष्ठा, सच्ची संलग्नता ही, जिसको कि कबीर ने भी कहा है कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो वो
ढाई आखर प्रेम का जो है वो यही चीज है, सच्ची निष्ठा। वही आपके अंदर ज्ञान को पैदा कर सकता है, वही निष्ठा पैदा कर सकती है, वही जो है आपके अस्त्रों को धारदार बना सकता है। अगर आप में सच्ची निष्ठा है तो आपके शब्द भी धारदार हैं, और अगर वो नहीं है तो आप सारे हथियार रख करके भी बेकार हैं, कोई मतलब नहीं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण थीमें जो मैं समझ सका। इसको एक आखिरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और इसके पहले ये भी कह दूँ कि अगर आप लोग कोई प्रश्न करेंगे, कुछ पूछेंगे, तो उससे मुझे थोड़ा मदद मिलेगी इन बातों को और अच्छी तरह से समझाने में, अपनी बात को और अच्छे ढंग से स्पष्ट करने में। तो अगर कुछ भी दिमाग में हो तो उसको जो है मतलब यहाँ पे जो है नोट कर लें, और हमारे दूसरे जो इस भाषानामा के संचालक गण हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें। कोई इस तरह का प्रश्न हो, मान लीजिए मुझे पढ़ने में चूक जाए, तो वो इसको थोड़ा सा मेरे सामने जो है यानी प्रस्तुत कर देंगे। तो कुछ प्रश्नों पर भी मैं बात करना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये सारी ही जो बातें हैं, सारी ही जो प्रमुख विषय वस्तुएं हैं, ये जो मैंने शुरू में कहा था कि अंधेरे में कविता में एक तरह से तार्किक निष्पत्ति होती है उनकी काव्य यात्रा की। मुक्तिबोध को लंबा जीवन नहीं मिल सका, हो सकता है कि अगर वो लंबा जीवन जीते तो कोई और नई यात्रा, कोई और विकसित यात्रा हमें देखने को मिलती। लेकिन सौभाग्य से एक चरण वो अपनी यात्रा का पूरा कर चुके थे अंधेरे में शीर्षक कविता के साथ, और उसमें ये सारी ही विषय वस्तुएं जिन पर की अलग अलग कविताएं हैं, और मैंने कुछ जिक्र भी किया उनका, वो सभी चीज़ें इस यानी अंधेरे में नामक कविता में जो है दिखाई पड़ती है। इस कविता के बारे में मैं विस्तार से लिख भी चुका हूँ, कई बार शेयर भी कर चुका हूँ, अनेक मंचों पर वो चीज़ें जो है आ चुकी हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊँगा। अगर कोई प्रश्न होगा तो उसको ज़रूर मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन इसका एक अंश देखिए, जो अंत में जो एक जनक्रांति का दृश्य है, उसके ठीक पहले एक अंश आता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरी कविता पर तो अपने अपने तरीक़े से लोगों ने बात की है, लेकिन इस अंश को आम तौर पर लोग अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि पूरी कविता का जो थीम है, पूरी कविता की जो थीम है, उससे ये अंश थोड़ा सा मेल नहीं खाता हुआ सा लगता है। और ये वही चीज़ है जिसको कि मैंने आपसे अंतःकरण का आयतन शीर्षक कविता के बारे में कहा था कि प्रेम और संघर्ष की एकता जो मुक्तिबोध का एक प्रमुख कंसर्न है, प्रमुख सरोकार है, और उस सरोकार पर जितने सशक्त तरीके से उन्होंने जो है उस कविता में बात की है, ये अपने आप में ये बताता है कि वाकई बहुत ही शिद्दत से उस चीज़ को महसूस करते थे। बहुत विस्तार में भले ही न गए हों, बहुत सारी कविताएं न लिखी हों, लेकिन अपने विषय पर वो एक असाधारण अनूठी कविता है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही वाचक का जो आत्मसंघर्ष एक मुकाम तक पहुँचता है और वो व्यक्तित्वांतरित होने के स्टेज में है, श्रमिकों के साथ उसका संपर्क हो गया है और अपनी कमजोरियों पर वो काबू भी पा चुका है, वो अनुभूति जो है अचानक उससे प्रेम की अनुभूति से जुड़ती हुई मालूम पड़ती है। आप देखिए कविता का एक अंश, मानो कि कल रात किसी अनपेक्षित क्षण में ही सहसा प्रेम कर लिया हो मनोहर मुख से, जीवन भर के लिए
मानो कि उस क्षण अतिशय मृदु किन्हीं बाहों ने आकर कस लिया था मुझको। उस स्वप्न स्पर्श की चुंबन घटना की याद आ रही है, याद आ रही है। अज्ञात प्रणयनी कौन थी, कौन थी? कमरे में सुबह की धूप आ गई है, गैलरी में फैला है सुनहला रविछोर। क्या अद्भुत दृश्य है। कमरे में सुबह की धूप आ गई है, गैलरी में फैला है सुनहला रविछोर। क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी? हाय यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर। हालांकि मैं अनेक बार मैंने अपनी कक्षाओं में भी इस कविता को पढ़ाते हुए अपने विद्यार्थियों से जिक्र किया है, और आज फिर इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि ये जो पंक्ति है मुक्तिबोध की, क्या कोई प्रेमिका सचमुच मिलेगी, ये उनके समूचे काव्य संसार की मुझे सबसे कमजोर पंक्ति लगती है। सबसे कमजोर इसलिए कि कमजोर पंक्तियां मिलती ही नहीं हैं उनकी कविताओं में। ले दे करके ये एक पंक्ति ऐसी मुझे मिली जिसको कि मतलब हमेशा मुझे ये लगा कि ये यानी उस भावना का एक अच्छा सम्मान नहीं हो सका। थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कि कवि का भी जो है ध्यान ठीक से नहीं था। यानी इस प्रसंग में जैसे वो एक स्वप्न जैसा अनुभव उसको होता है, और वो कहता है कि अज्ञात प्रणयनी कौन थी, कौन थी। अगर वो मान लीजिए कहता कि क्या वह सचमुच मिलेगी तो कोई हर्ज नहीं था, अच्छा था। लेकिन ये इस तरह की एक यानी कंगाली की जो स्थिति है, ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे खटक गई। हो सकता है कि इसके कुछ और भी आशय हों जो मैं ध्यान न दे पाया हूँ। लेकिन विशेष बात ये है कि संघर्ष के क्षण में, आसन्न क्षण में, कवि को वो जो अनुभव है परिवर्तन का, व्यक्तित्वांतरण का, संघर्ष का, वो प्रेम के अनुभव के साथ जुड़ा हुआ मालूम पड़ता है। हाय यह वेदना स्नेह की गहरी जाग गई क्यों कर। तो ये एक वेदना है, और वेदना मान लीजिए थोड़ा सा जो है वो एक त्रासद वेदना दिखाई पड़ती है जब वाचक कहता है कि क्या कोई सचमुच मिलेगी। कोई से थोड़ा सा उस भावना का सम्मान नहीं हो रहा है, कहीं न कहीं जो है तिरस्कार हो रहा है। इसके बावजूद इस यानी इस प्रसंग का जो अभिप्राय है, जो मैं कहना चाहता था, वो ये था कि जो प्रमुख विषय वस्तुएं हैं मुक्तिबोध की कविता में, वो यहाँ भी यानी ये वाली बात भी जो है आती है, प्रेम और संघर्ष की एकता वाली बात। अब जैसे आप देखिए, उस दिन कविता में हमने अभी देखा था कि कहते हैं कि लुटेरे के अर्दली के साथ, मुंशी व मुंसिफ लुटेरे के अर्दली के साथ जो है पी रहे हैं रम शैंपेन विस्की। अंधेरे में कविता में जो पागल का गीत है, पागल का गीत का एक अंश देखिए। ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। उदरम भरी बन अनात्म बन गए, भूतों की शादी में कनात से तन गए, किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर। दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने ही ख्यालों में दिन रात रहना, असंग बुद्धि व अकेले में सहना, जिंदगी निष्क्रिय बन गई तलघर। तो ये जो अंश है, आप देखिए, आदर्शवादी और सिद्धांतवादी मन को संबोधित किया है। वही जिसको कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था एक कविता में, कहते हैं कि बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर
अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष। तो ये जो अच्छे और उससे अधिक अच्छे बीच का संघर्ष है, ये कई बार जो है बहुत ज़्यादा प्रखर होता है, बहुत ज़्यादा मारक होता है और निर्णायक होता है। एक जो विचारधारा है कि चलो कुछ नहीं से कुछ भी हो रहा है तो अच्छा ही है, वो यहाँ नहीं काम आती। वास्तव में सही रास्ता जो है अपनाना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि वो एक मित्रतापूर्ण संघर्ष की श्रेणी में आता है, वैचारिक संघर्ष की श्रेणी में, जैसे हमने पेंटर और कारीगर वाले प्रसंग में देखा था। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि हमेशा ये मित्रतापूर्ण संघर्ष रह नहीं पाता और कई बार ये बहुत बुरा रूप भी धारण कर लेता है। तो बहरहाल यहाँ पर ये जो आलोचना है अपने ही वर्ग के लोगों की आलोचना है और बेहतर लोगों की, आदर्शवादी और सिद्धांतवादी लोगों की आलोचना है। लेकिन कवि का ख्याल ये है कि ये लोग जो है अपनी कमजोरियों के कारण जो आतताई हैं, जो अपराधी हैं, जो गलत लोग हैं, उनके टूल बन जाते हैं, उनके औजार बन जाते हैं, उनके साधन बन जाते हैं। यहाँ भी आप देखिए, भूतों की शादी में कनात से तन गए और किसी व्यभिचारी के बन गए बिस्तर बन गए। व्यभिचारी नहीं बने, उसमें सहयोग करने वाला बिस्तर बन गए। और क्या किया? दुखों के दागों को तमगों सा पहना, अपने दुखों का प्रदर्शन करते रहते हैं। ये एक अनिवार्य यानी चीज है। इस तरह के सभी भ्रमित और भटके हुए और बल्कि अपनी कमजोरियों के शिकार लोगों की, जो कि अन्यायपूर्ण चीज़ों के पक्षधर हो जाते हैं, खुले नहीं भी तो भी उनके सहयोगी हो जाते हैं, उन सब की एक विशेषता ये होती है कि वो अपने दुखों को, अपने संघर्षों को बहुत ज़्यादा जो है प्रचारित करते हैं। तो इस तरह से अंधेरे में कविता में हम देखेंगे, ब्रह्मराक्षस वाले संदर्भ में भी हमने देखा, अंतःकरण का आयतन का संदर्भ, ये सभी संदर्भ जो है यहाँ आकर के जुड़ते हैं और एक जन क्रांति की यानी दिशा में एक इनका रुझान जो है वो दिखाई पड़ता है। तो ये कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता था और मुझे लगता है कि समय काफ़ी हो गया है, करीब 1.5 घंटा हो चुका है। तो अगर कोई सवाल हो तो आप लोग कर लीजिए। क्या है ये आकांक्षा? मुक्तिबोध को हिंसात्मक विद्रोह का कवि कहा जा सकता है? नहीं, मैंने तो आप लोगों को बताया कि हिंसा और अहिंसा को वो महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं मानते। हिंसा ये प्रश्न ही जो प्रेम विवाह में असफलता भी एक, ये व्यक्तिगत किस्म की बातें आप लोगों को जो व्यक्तिगत किस्म की बातें जो है, मैंने पहले ही कहा कि व्यक्तिगत जीवन से कविता को नहीं समझा जा सकता है। उनके वैवाहिक जीवन की क्या सफलता थी, क्या असफलता थी, इसका कोई लेखा जोखा जो है उनकी कविता के संदर्भ में प्रासंगिक नहीं है। अगर कोई उनकी जीवनी लिखे तो उसमें शायद उसकी कोई भूमिका हो सकती है। चलिए, और कोई प्रश्न है? तो ठीक है, फिर इसको हम लोग पूरा ही मान लेते हैं वक्तव्य को, और अगर कुछ बचा रहेगा तो फिर आगे फिर आपसे कभी बातचीत की जाएगी। धन्यवाद।